नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। नव संवत्सर में पदार्पण करते हुए अष्टछाप के प्रमुख कवि परमानंद दास की अटखेलियां करती पंक्तियों का स्मरण हुआ। चैत्र मास संवत्सर परिवा बरस प्रवेश भयो है आज। कुंज महल बैठे पिय प्यारी लालन पहरे नौतन साज। आप ही कुसुमहार गुहि लीने क्रीड़ा करत लाल मन भावत। बीरी देत दास परमानंद हरखि निरखि जस गावत। देखा जाए तो हर सभ्यता में, हर संस्कृति में नव वर्ष का आगमन मनुष्य के लिए एक उल्लास भरा नया पड़ाव, नया मोड़ होता है, एक नव संकल्प संकेत होता है। और विभिन्न भाषाओं बोलियों का साहित्य भी एक दर्पण या प्रलेखनकार की भूमिका निभाता हुआ कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ बहता है। उस दौर की नई उमंग को शब्दों के जरिए, भावों के माध्यम से दर्ज करता हुआ। भारतीय भाषाओं बोलियों में भी चैत्र नवरात्र के आगमन की विशेष अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, खासतौर से काव्य या गीत रचना में, भजनों के बोलों में भी। चैत्र का भारतीय उपशास्त्रीय संगीत से भी गहरा संबंध है, लेकिन वो बात अगली पत्रिका संस्कृति भारती का विषय है। आज प्रयत्न करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में चैत्र मास को टटोलने का, वो भी साहित्यिक पत्रिका के प्रिज्म से। सूक्ष्म दूरबीन से ही देखा जाए तो ये माह हिंदी साहित्य जगत की कुछ ऐसी प्रमुख विभूतियों के जीवन चक्र की अहम तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनका जीवन और लेखन हमारे स्वाधीनता संघर्ष के बिंदुओं को भी परिलक्षित करता है, अपरोक्ष या परोक्ष रूप से भी। स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण इनकी रचनाओं में अधिक मुखर हो उठते हैं, जनमानस और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए। कालजयी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा। इस श्रेणी में मुख्य रूप से याद आता है देश के कुछ अनमोल रत्नों का साहित्यिक योगदान। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन और निर्मल वर्मा का बहुआयामी लेखन अपने आप में एक समृद्ध धारा है, एक पूरे दौर के ज्वलंत जज्बे को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त। और उनका बहुभाषी ज्ञान, वो तो एक अलग ही उत्सुकता का विषय हो सकता है। फिलहाल पत्रिका की शुरुआत करते हैं वीर रस से ओतप्रोत दिनकर जी की इन भाव बूंदों से। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बना माली उस
पथ पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए। देश प्रेम की ये अनूठी काव्यात्मक अभिव्यक्ति रचयिता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की अंतर्भावना उनकी देशभक्ति को कितने मार्मिक अंदाज में बयां करती है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बिंदुओं को याद करते हुए मध्य प्रदेश शिखर सम्मान से अलंकृत लेखक और कवि हरि जोशी। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बाबा में हुआ था, होशंगाबाद जिले के से लगा हुआ है, और संयोग से मैं भी उस जिले का ही निवासी रहा हूँ। एक भारतीय आत्मा के नाम से वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और बाद में बाबई से उठ करके वे खंडवा चले गए, और खंडवा में उन्होंने कर्मवीर साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जो देश प्रेम से बिल्कुल पूरित था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पास में डॉक्टर धर्मवीर भारती भी आए थे, जो धर्मयोग के संपादक थे। उन्होंने अपने जीवन में कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, लेखक और नाटककार के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। उनकी समग्र कविताएं और हिम तरंगिणी वो काफी लोकप्रिय हुई, प्रसिद्ध हुई। वो स्वतंत्रता के पूर्व जेल भी गए। 1906 से 1910 तक यद्यपि वे अध्यापक रहे, किंतु उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कई बार वे जेल गए। और उनकी एक रचना जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी थी, वो मुझे अभी तक याद है, पुष्प की अभिलाषा। देश प्रेम की भावना से कूट कूट कर भरी हुई है, और वो शायद बच्चों के लिए आज भी प्रेरक हो। उन्होंने एक और रचना लिखी थी, प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश ठहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, जित जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के द्वेष प्यारे भारत देश। और कविता मुझे याद आ रही है जो देश प्रेम पर ही है। उन्होंने लिखा है कि अपना कृपा दान एकत्रित कर लो, उससे जी बहला लें, युग की होली मांग रही है, लाओ उसमें आग लगा दें। मत बोलो वे रस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। यानी आप देखिए, उन्होंने जो युवा वर्ग है उसको ललकारा है, जो युवक है वो ही कर सकते हैं इस समय जो कुछ। मत बोलो वे रस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसका जिसने सिर सौंपा। ये बहुत बड़ी पंक्ति है उनकी। जिसने सिर सौंपा आगी लगा भभूत रमाई, यानी जिसने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ देश के हित में अर्पण कर दिया, वो उस व्यक्ति का आप सम्मान करो। मुझे अच्छी तरह याद है, धोती कुर्ता टोपी पहने हुए जीवन उनका गुजारते थे। मकान बाजार में है, बहुत बड़ा मकान नहीं है, किंतु वो बड़ा सम्मानीय स्थल रहा है खंडवा का। आज लोग जाते हैं तो मकान के सामने से प्रणाम करते हुए निकलते हैं। भाषाविद और शिक्षाविद उदयन वाजपेयी। माखनलाल चतुर्वेदी उस दौर में लिख रहे थे जिस दौर में छायावाद की कविता अपने उत्कर्ष पर थी, और माखनलाल जी एक दूसरे रास्ते से कविताएं लिख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने माखनलाल जी के इस रास्ते को ही ज्यादा बड़ा रास्ता माना कि वो राष्ट्रभक्ति की कविताएं आदि लिख रहे थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि शुरू में गांधी जी के भारत पर प्रभाव बढ़ने से पहले वे सशस्त्र क्रांति के पक्ष में ठीक तो नहीं थे, लेकिन तभी हिंसा को वो अनुचित नहीं मानते थे। उनकी कविताएं अगर आप उस दौर की आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो गांधी के प्रभाव के बढ़ने से एक बात, बड़ी बात ये हुई, पूरे देश को ये समझ में आया कि अंग्रेजों को भारत से अपदस्थ करने का एक जो बड़ा मार्ग है जो भारतीय ले सकते हैं, जो उनके स्वभाव के, उनकी सभ्यता के अनुकूल है, वो अहिंसक सत्याग्रह आदि है। माखनलाल जी की जलियांवाला बाग पर जो हत्याएं हुई, उन्होंने कविता लिखी। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। उसका शीर्षक है जलियांवाला बाग की वेदी। नहीं लिया था हथियार हाथ में, नहीं किया कोई प्रतिकार, अत्याचार न होने देंगे, बस इतनी ही थी मनोहार,
सत्याग्रह के सैनिक थे ये, सब सहकर रहकर उपवास वास बंदियों में स्वीकृत था। हृदय देश में था विश्वास, मुरझा तन था, निश्चल मन था, जीवन ही केवल धन था। मुसलमान हिंदूपन छोड़ा, बस अपनापन था। जाओ 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 प्रभु को पहुंचाओ स्वदेश संदेश, गोली से मारे जाते हैं भारतवासी है सर्वेश। गोली सह जाओ जाओ प्रिय अब्दुल करीम जाओ, अपनी बीती हुई खुदा तक अपने बढ़कर पहुंचाओ। दो बातें हैं, एक तो इसमें संप्रदाय भेद नहीं है, एक गहरा अपनापन महसूस करने का इन दोनों में बराबर का जज्बा है। और इन दोनों से आग्रह यह है कि तुम एक ज्यादा बड़ी सत्ता को जगाओ। अंग्रेजों को के खिलाफ भी हिंसा की जरूरत जान पड़ी, क्योंकि संभवतः वो गांधी जी के इस विचार से सहमत रहे होंगे कि जब भी आप हिंसा करते हैं उससे हिंसा कभी खत्म नहीं होती, हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। गांधी जी के लिए जो भारत का प्रेम है उसकी कसौटी मानव मूल्य है। प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा है वो सबसे बड़ा मूल्य है, वही सबसे बड़ी कसौटी है। उस पर देश प्रेम को या राष्ट्र प्रेम को कसा जाएगा। अगर आपका देश प्रेम कुछ इस किस्म का है जिसमें मानव मूल्यों की क्षति होती है, तो यह देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम प्रश्नांकन करने योग्य है। आप उनकी तमाम कविताएं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो उन्होंने जैसे पुष्प की अभिलाषा उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। एक दूसरी धारा भी उनके भीतर इस कविता में जैसा चलती रही है। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो शीश चढ़ाने जा रहे हैं, शीश काटने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप हिंसा करेंगे और जवाब में अंग्रेज हिंसा करना शुरू कर देगा तो जो राज सत्ता की हिंसा होती है उसकी तो एक किस्म की वैधता प्राप्त होती है उसको। कवि और भारत भवन भोपाल में कार्यरत प्रेम शंकर शुक्ला। माखनलाल चतुर्वेदी जी ऐसी विभूति हैं कि जिनको लेकर वास्तव में मध्य प्रदेश को बहुत गौरव मिलता है, जिससे एक जिसको सच्चे अर्थों में ऐसी राष्ट्रीय चेतना, जिस चेतना में एक अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरे जो भी जीव जगत है सबकी चिंता है, जिसमें आप देखिए कि जो पुष्प की अभिलाषा ही है, अब उसमें देखिए उस कविता को सुन के और उनके जो लेखन है उसको लेकर ही गांधी जी ने उस समय जब हमारा देश परतंत्र था उस समय अपने देश प्रेम को भी जाहिर करने के लिए बहुत जज्बे की, बहुत हिम्मत की जरूरत होती थी। कैद में होना, गुलाम होना, कितना परतंत्रता की जो पीड़ा है पूरी उस कविता में है। तो उस परतंत्रता की पीड़ा को जो माखन दादा ने जो वाणी दी, जो आवाज लगाई उस पर, का पूरे देश में असर हुआ। एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब ये भी लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों को उस समय, चूंकि मध्य प्रदेश नहीं बना था जो आज हम देख रहे हैं, तो 1 नवंबर 1956 को मूर्त रूप लिया, लेकिन उस समय व्यवस्था थी तो इस टेरिटरी को, इस क्षेत्र में जो जो अलग अलग चारों थे तो उसमें से एक का और बाद में पूरे मध्य प्रदेश का मतलब पहला मुख्यमंत्री बनाने का माखनलाल चतुर्वेदी को प्रस्ताव था और उनने इसको रिफ्यूज किया है। और क्या कहा है उनने मतलब एक साहित्यकार की भूमिका को, कवि की भूमिका को बड़ी माना है एक राजनेता की भूमिका से। राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना उनमें थी, मतलब उनकी आत्मा में राष्ट्र की व्याप्ति इतनी बड़ी, गहरी और विपुल थी कि जिसके सामने सचमुच में हम सब नतमस्तक ही होंगे। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। स्वरांश सौजन्य राजेश भट्ट, आकाशवाणी भोपाल। बुद्धं शरणं गच्छामि। भारत के अनमोल रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विस्तृत बहुभाषी लेखन के सार को उद्धृत करते हैं जाने माने अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर नरेंद्र जाधव।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 किताब लिखी, अंग्रेजी में लिखी, मराठी में उन्होंने मैगजीन चलाए लेकिन किताब नहीं लिखी। 22 किताबें अंग्रेजी में लिखी और ये विविध विषय पर है, जैसे कि इतिहास, कायदा, एंथ्रोपोलॉजी पर लिखी है, सोशल इश्यूज पर लिखी है। अनबिलीवेबल बुक्स दैट ही हैज रिटन, वेरी स्कॉलरली बुक्स। हमारे देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई राज्यकर्ता अभी तक नहीं हुआ है जो उनके पास में भी आ सके स्कॉलरशिप के बारे में। जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तब उनकी 10 किताबें अलग अलग स्टेज में इनकम्प्लीट रही। तो ये 22 किताबें जो है उसमें सबसे डिफिकल्ट किताब मैं पहले बोलता हूँ, सबसे डिफिकल्ट किताब है उनकी जो डॉक्टर ऑफ साइंस का जो डिसर्टेशन था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये किताब मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट विषय पर बहुत ही क्लिष्ट किताब है। मैंने उसके ऊपर बहुत लिखा है। मैं इकोनॉमिक्स का कोई प्रोफेसर नहीं जानता हूं जो छाती पर हाथ रख के मुझे बताएगा कि इस किताब को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मैं अर्थशास्त्री की बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो सर्वोत्तम किताब मेरे ख्याल से उनकी है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो कि उनकी आखिरी किताब थी, जो कि उनके मृत्यु के बाद में, महापरिनिर्वाण के बाद में प्रकाशित हो गई, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये नंबर 1 है मेरे लिए। दूसरी किताब सबसे महत्वपूर्ण है, उसका तो बहुत रोचक इतिहास है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति निर्मूलन। तब तो 1936 में जब भारत एक था, तब लाहौर में एक जात पात तोड़क मंडल नाम की एक संस्था थी। उन्होंने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और विषय भी ये दे दिया। तो इवेंट के पहले उन्होंने कहा कि आपका जो ड्राफ्ट है वो हमें भेज दे तो हम उसको प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके ऊपर लिखा हुआ अपना ड्राफ्ट था, अपना चिंतन था, वो उन्हें भेज दिया। वो देख के वो लोग तो घबरा गए क्योंकि ये बहुत डेयरिंग वाली किताब थी और उन्होंने ये कहा था कि जाति निर्मूलन अगर आपको करना है तो धर्म ग्रंथ को बम लगाना पड़ेगा, उसका विस्फोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था ये धर्मशास्त्र पर आधारित है। तो जब तक आप ये दोनों में जो दुआ है वो नष्ट नहीं करते हैं, जाति व्यवस्था दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि सर आपका, डॉक्टर साहब आपका स्पीच तो बहुत भारी है, लेकिन आप हमारी एक विनती है आपको कि आप ये पार्ट निकालिए, इसमें ये चेंज करिए, वो चेंज करिए। उन्होंने कहा उसमें से एक शब्द मैं इधर का उधर नहीं करूंगा, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो आप कॉन्फ्रेंस चाहे तो कैंसिल कर दो, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे तो वो पीछे हटे नहीं, वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो जो स्पीच लिखी थी वो स्पीच को किताब के रूप में रिप्रोड्यूस किया और उस दरमियान जो ऑर्गेनाइजर के साथ जो पत्र व्यवहार हो गया था वो भी उसमें सम्मिलित किया। वो पब्लिश होते ही उसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया हो गई। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो महात्मा गांधी की थी। तो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने अपने यंग इंडिया नाम का जो मैगजीन था उसमें 2 आर्टिकल्स लिखे, कड़ी आलोचना की थी। तो उसका जवाब देने वाला लेख भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा और ये सारा इकट्ठा करके उन्होंने फिर से पब्लिश कर दिया। इट वॉज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ये मेरा भाषण है, इसके खिलाफ ये महात्मा गांधी ये बोलते हैं और मेरा ये जवाब है, करारा जवाब था। और वो जो किताब है, छोटी सी किताब है, 110 पेज की किताब है और ये करस्पॉन्डेंस वगैरह पकड़ के, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और वो आसानी से समझी जा सकती है और सामाजिक विषय पर है। तो मुझे लगता है कि ये 2 किताबें उनकी सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं। 7 अप्रैल को एक ऐसी विभूति की पुण्यतिथि है जिनके साहित्यिक योगदान के बिना आधुनिक कश्मीरी कविता का विश्व अकल्पनीय है। सुविख्यात पंडित दीनानाथ नादिम
उनके जीवन और कृतित्व के सार को एक महान भूमि की परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में समेट रहे हैं लेखक और हमारे सहकर्मी केवल कृष्ण लिद्दू, आकाशवाणी कठुआ से। पंडित दीनानाथ नादिम कश्मीरी भाषा के उन विलक्षण कवियों में से थे जिनकी रचनाओं का किसी भी प्रकार से कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता। कवि होने के साथ साथ उनमें संपूर्ण कविता का बोध भी था। दरअसल जिसे हम कश्मीरी काव्य की एक लंबी परंपरा कहते हैं, उसको विकसित करने का भाग्य ने उन्हें जो अवसर बख्शा था, उसके तहत उन्होंने अपने आप को उस कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें क्लासिकी, सूफी और जिसे हम आधुनिक भी कहते हैं, ये तमाम कहे जाने वाली विधाओं और शैलियों का हम उसमें समावेश देखते हैं। एक निर्धन कश्मीरी पंडित परिवार में जन्म लेने भूख, कमियों, महरूमियों और जीवन संघर्ष की वास्तविकता के अनुभव ने स्वाभाविक तौर से उनका झुकाव मार्क्सवाद और कम्युनिज्म की ओर करवाया। वो जोर शोर से प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़ गए जिसमें शोषित वर्ग की वो आवाज भी बन गए और अपनी संवेदनाएं उसमें जोड़ते गए। लेकिन शीघ्र ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि कश्मीर की 5000 से भी अधिक वर्षों के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक सरमाए को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। कश्मीर जिसने वसुगुप्त, अभिनव गुप्त, कुंवर जीव, ममताचार्य, सोमानंद, ललित, नुंदऋषि न जाने कितनी असंख्य विभूतियों को जन्म दिया, और इसी तरह से वो कश्मीरी सूफी परंपरा के उन महान कवियों के कलाम से भी आशना और वाकिफ थे जिनका ईडियम शास्त्रों से प्रेरित था। ये एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी भी चिंतन और जीवन शैली को अपने अंदर सम्मिलित और सम्माहित करने की क्षमता भरपूर थी, और इसमें विशेष रूप से अध्यात्म की प्रगति सर्वोपरि थी, मूल रूप से। इसलिए भले ही पंडित दीनानाथ नादिम कम्युनिज्म के प्रशंसक थे जिन्हें आगे चलकर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन घूम फिर कर उन्हें कश्मीर के समृद्ध इतिहास में ही आधुनिक दौर के मसलों और चुनौतियों से जूझने का हल दिखाई दिया। अपने कालजयी रचना जो उन्होंने प्रस्तुत की, इसका शीर्षक व्यथ आई मालूम, यानी वितस्ता नदी अपने मई के आ गई, अब कश्मीरी साहित्य की धरोहर बन गई है और मील का पत्थर तस्वर की जाती है। ये ओपेरा शैली में इस कविता की प्रस्तुति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार हुई है। इसकी पृष्ठभूमि नीलमत पुराण और वितस्ता महात्म्य जैसे हजारों वर्ष पुराने कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित है। व्यथ यानी वितस्ता यानी जहलम नदी अपने स्रोत वेरीनाग से जैसे ही निकलती है तो कश्मीर की हजारों वर्षों की संस्कृति का मंजर आंखों के सामने घूमता है। ये महान सभ्यता के उद्भव का जयघोष माना जा सकता है, और जैसे जैसे वितस्ता आगे बढ़ती है इसमें छोटी छोटी नदियों का प्रवाह सम्मिलित होता है। देखिए, प्रतीकात्मक तौर से कश्मीर की परंपरा में ये वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, शैव इत्यादि अनेक आध्यात्मिक धरोहरों को अपने में जगह देने की बात सामने लाती है, और अंत में सूफियों, संतों और भक्ति कवियों के कलाम को भी अपने आप में जोड़ती है। और अचानक जैसे ही आधुनिक युग में प्रवेश करती है, महान कवि पंडित दीनानाथ नादिम ये बताने की चेष्टा करते हैं कि वितस्ता यानी जहलिम नदी का आगे का सफर अब कैसा होगा। यहां भी अगर हम देखें, वो अपरोक्ष तौर पर यह संकेत जरूर देते हैं कि आगे की राह का चुनाव करने से पहले कश्मीर वासियों को, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या अन्य किसी संप्रदाय से संबंध रखते हो, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो महान और समृद्ध भारतीय परंपरा का ही अंग है। वास्तव में ये केवल वितस्ता नदी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की उन असंख्य नदियों की बात है जिनके तटों पर विशाल भारतीय सभ्यता से परिपूर्ण लघु संस्कृतियां परवान चढ़ी, जो धर्म और अध्यात्म पर आधारित थीं, और उनके लिए भी आज के युग में अस्तित्व का संकट पैदा हुआ है। ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। अपनी कविताओं के माध्यम से पंडित दीनानाथ नादिम ने लोकोक्तियों, लोकगीतों, मुहावरों और कश्मीरी लोक संस्कृति को भी जीवंत रखा। अगर हम उन्हें कश्मीरी भाषा के रेनेसां कवि यानी पुनर्जागरण के कवि की भी उपाधि दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
ये गीत, ये धुन, ये कालजयी अमर रचना किसी भी पीढ़ी को एक ही पल में न सिर्फ हमारी आजादी के लंबे संघर्ष का, अपितु राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का सहजता से बोध कराती है। रचना से कहीं अधिक ये अस्मिता की अभिव्यक्ति है, एक चेतना की धारा है। 8 अप्रैल को इसके रचयिता सुविख्यात बांग्ला उपन्यासकार कवि बंकिम चंद्र चैटर्जी की पुण्यतिथि है। उनके लेखन का विस्तार और गहराई मानव जीवन के अनेक पहलुओं को नजदीकी से छूने की कोशिश करते हैं। आध्यात्म और दर्शन भी उनके बहुभाषी लेखन का हिस्सा रहे। उपन्यास आनंद मठ को एक प्रतिनिधि कृति के तौर पर ही पढ़ा जाए तो हमारी नई पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम के बिंदु बेहतर समझने में सहायता मिलेगी। सन 1891 के चैत्र मास में ही स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वो थी लगभग 1 महीने तक चलने वाला आंग्ल मणिपुरी युद्ध, जिसमें बरतानवी सैन्य के विरुद्ध मणिपुर राज्य के सैनिकों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, कई बलिदान दिए। इसी क्रम की स्मृति में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक मोड़ को किताबों, दस्तावेजों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इम्फाल के इतिहासविद नौरेम जॉय कुमार। इंग्लिश नबगा सनिपान मौद्रागा माथोइदा मणिपुर का ब्रिटिश का थेंगनेखिबा लान असि मणिपुर की इतिहास की प्रोसेस असिददि ख्वाइदगी हेना मरुओइबा ख्वाइदगी सिग्निफिकेंट ओइबा अतुगुंबा लानफम अमनि। इस युद्ध के द्वारा मणिपुर के भविष्य के भाग्य विधाता का निर्णय लिया गया था। ये युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में मणिपुर के कई इतिहासकारों की पुस्तकें, लेख आदि में प्राप्त है। विभिन्न लेखकों के विभिन्न मत हैं। कुछ उदाहरण: हिस्ट्री ऑफ मणिपुर बाय प्रोफेसर नौरेम जॉय कुमार, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मणिपुर 1820 से 2000 बाय प्रोफेसर गंगूमई कामई। डॉक्टर लुशंगथम चंद्रमणि सिंह एक बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने शोध कार्य में एंग्लो मणिपुरी वॉर का विस्तृत विवरण किया है। पंडित निंगथो खोंग खेलचंद्र सिंह ने मणिपुर और अंग्रेजों के बीच के युद्ध से संबंधित कई वॉर प्रोसीडिंग्स, दस्तावेज, फॉरेन प्रोसीडिंग्स, कैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में पराजय क्यों हुई थी, इस बारे में विस्तृत संकलन करके 2 वॉल्यूम में पुस्तकें लिखकर रखी हुई हैं। एक जमाने में तत्कालीन ईस्टर्न कमांड जनरल सैम मानेकशॉ ने अपने एक बयान में कहा था कि थाउबल अथोकपाम के युद्ध में जितने दुश्मन के सिपाही मारे गए उस तरह आज तक कभी नहीं हुआ था। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आंग्ल मणिपुरी युद्ध दस्तावेजों में स्वरांश और हिंदी अनुवाद सौजन्य कविता केशाम, आकाशवाणी इम्फाल। उम्मीद करते हैं चैत्र का ये विशेषांक आंशिक रूप से ही सही अपने निर्धारित उद्देश्य में सफल रहा होगा हमारे विविध श्रोताओं के लिए। चलते चलते पत्रिका का आदरपूर्वक नमन आज के अंक में उल्लिखित सभी भाषाओं की साहित्यिक विभूतियों के अतुलनीय योगदान के लिए मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।